सो हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में जस्ट अभी तक इतना ही समझा था कि रिवर्सिबल रिएक्शन है और इरिवर्सिबल रिएक्शन है, और रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम क्यों अचीव होता है। तो बात यहां पे उठी थी कि जब बिगिनिंग में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं तो रिएक्शन की टेंडेंसी सिर्फ फॉरवर्ड जाने की है, क्योंकि रिएक्टेंट का अमाउंट ही है, उस वक्त तो प्रोडक्ट आपके पास कुछ बना ही नहीं। और जब तक प्रोडक्ट आपके पास कुछ ठीक ठाक अमाउंट में बनना शुरू हो जाता है तो फिर प्रोडक्ट भी रिएक्ट करके वापस रिएक्टेंट बनाने की टेंडेंसी शो करता है। तो जिस समय रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की स्पीड और रिएक्शन की बैकवर्ड जाने की स्पीड जब बराबर होती है, उस समय हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम आ गया। या ये कह लें कि रिएक्शन की जितनी टेंडेंसी फॉरवर्ड जाने की है और अगर उतनी ही टेंडेंसी बैकवर्ड रिएक्शन में होने की सिस्टम की हो जाए, यानी कि रिएक्शन की जितनी टेंडेंसी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने की है, अगर उतनी ही टेंडेंसी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाने की हो जाए, देन वी कॉल कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे अचीव कर गई। और जिस समय इक्विलिब्रियम आएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की जो मात्रा है, वो टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होगी। प्रोडक्ट की मात्रा टाइम के साथ साथ नहीं बढ़ेगी, रिएक्टेंट की मात्रा टाइम के साथ साथ नहीं घटेगी। तो अब इस चीज को हम ग्राफिकली एक्सप्लेन करेंगे। कई बार आपसे क्वेश्चन ग्राफ की फॉर्म में पूछा होता है। लेट्स हैव अ लुक। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्विलिब्रियम in form of graphs. यहां पर आपको दो तरह के ग्राफ पूछे जाते हैं। मान लो ये कोई रिएक्शन है a प्लस बी गिविंग यू c प्लस डी, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। अब ग्राफ अगर आपसे किसी ने कभी ऐसा पूछा कि हम टाइम के साथ साथ रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का प्लॉट देख रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब किस स्पीड के साथ रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है और किस स्पीड के साथ रिएक्शन बैकवर्ड में जा रही है। जब आप जीरो टाइम पे हो, और मैंने आपको उस दिन ये चीज बताई भी थी कि अगर आपने इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए स्टार्ट कहां से किया, ए बी से स्टार्ट किया या सी डी से स्टार्ट किया, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर मैं बर्तन में जीरो टाइम पर ए और बी ऐड कर रहा हूं, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन को ए प्लस बी को लेफ्ट साइड पे लिखूंगा, सी और डी को राइट साइड पे लिखूंगा। ए और बी मेरे लिए रिएक्टेंट बन गए और सी और डी मेरे लिए प्रोडक्ट बन गए। तो जीरो टाइम पर सपोज मेरे पास इसकी कुछ क्वांटिटी है, लेट इट बी, इसकी कुछ कंसंट्रेशन है, मोलैरिटी इज ए, इसकी कुछ मोलर कंसंट्रेशन है ए। उस समय मेरे पास इसकी मोलर कंसंट्रेशन 0 है, क्योंकि बिल्कुल इनिशियली जिस मोमेंट पे मैंने बर्तन में ए और बी डाले, अभी तो सी और डी बने ही नहीं। तो क्या उस समय सी और डी से ए और बी बन पाएगा? क्या उस समय सी और डी से ए और बी बनने की कोई स्पीड होगी रिएक्शन की? नो आंसर है सर। नो, नहीं नहीं सर। पॉसिबल। जीरो टाइम पे बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बिल्कुल जीरो है, और फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड जीरो टाइम पे कुछ ना कुछ फाइनाइट नंबर है, लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड जीरो है। तो अब अगर इन दोनों नंबर को सिंगल वैल्यू पे आना है, तो इस नंबर को छोटा होना पड़ेगा, इस नंबर को बड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम तब आएगा जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बराबर हो जाए। और अगर ये नंबर बड़ा है और ये छोटा है, तो टाइम के साथ साथ फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड को स्लो होना पड़ेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड को टाइम के साथ साथ घटना पड़ेगा, और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड को टाइम के साथ साथ बढ़ना पड़ेगा। और जिस समय पर, जिस टाइम टी पर फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड, दिस इज द ग्राफ फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन।
and this is the graph for rate of backward reaction. जिस समय फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड घटते 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 और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड टाइम के साथ साथ बढ़ते 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 बराबर हो जाएगी, उस समय के बाद हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम आ गया। अब इस टी टाइम पे जाके जितनी भी रेट की वैल्यू है वो रिएक्शन की रेट है एट इक्विलिब्रियम, पर हमें इस रेट से मतलब नहीं है, क्योंकि हम पूरे इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में रेट को कहीं स्टडी नहीं करने वाले। हम स्टडी करने वाले हैं द टाइम, ना हम इस टाइम को कैलकुलेट करने वाले कभी भी। बस हम बताना चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम किस समय आता है। अगर क्वेश्चन में कभी ग्राफ दिखा दिया जाए रेट वर्सेस टाइम का, जिस समय फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट बराबर हो जाए। अगर कोई ये पूछे आपसे फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट टाइम के साथ साथ घट क्यों रही है, आप बोलोगे टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ती जा रही है। जब आप 12th क्लास में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ोगे तो आपको सबसे पहला पार्ट क्या पढ़ाया जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइन कैसे करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन द कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, चेंज इन द कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। अब मुझे एक बात बताओ, टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी, तो ये वाला नंबर टाइम के साथ साथ घटेगा। तो यस सर। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन टाइम के साथ साथ घटेगा क्योंकि कंसंट्रेशन घटती जा रही है, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ेगी, तो प्रोडक्ट के लिए ये नंबर बढ़ेगा विद टाइम। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन बढ़ेगी, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है, सी और डी। फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट कौन है, ए और बी। टाइम के साथ साथ ए और बी की मात्रा का घटना हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टेंट को घटा रहे, तो हमारी फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड स्लो हो रही है, लेकिन इसकी मात्रा टाइम के साथ साथ बनती जा रही है, और ये हमारे लिए रिएक्टेंट का रोल करेगा फॉर द बैकवर्ड डायरेक्शन। पर इसका टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन जब बढ़ रहा है तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ती जाएगी, क्योंकि ये नंबर बढ़ता जा रहा है। सो अगर कोई पूछे कि कभी भी हमें ग्राफ रेट वर्सेस टाइम का हो, तो जिस टाइम पर फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट बराबर हो जाएगी, वो समय कहलाएगा कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर अचीव कर गई है। अब इस चीज का आंसर अगर कोई आपसे पूछे कि ये मैंने ग्राफ कर्व लाइन में ऐसा क्यों बनाया, मैंने इसकी शेप कुछ इस प्रकार से क्यों बनाई, मैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी बना सकता था, तो उसका आंसर आपको 12th में मिलेगा केमिकल काइनेटिक्स में, जब आप ये सीखोगे कि रेट और टाइम का मैथमेटिकल इक्वेशन कौन सा है। जब आपको रेट और टाइम का मैथमेटिकल इक्वेशन समझ में आ जाएगा 12th क्लास में केमिकल काइनेटिक्स में, तब आपको उस समय इस चीज का आंसर मिल जाएगा कि ये ग्राफ हमने कर्व वाला क्यों बनाया। बट फिलहाल आपसे कोई नहीं पूछने वाला ये चीजें, आपको तो बस इतना पता होना चाहिए कभी भी किसी ग्राफ में आपको ये चीज बोल दी गई कि ये टाइम कौन सा है जिस टाइम पर दोनों इक्वेशंस, दोनों कर्व पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो रही है, वो टाइम कौन सा है, वो टाइम इक्विलिब्रियम का है। अब जिस समय रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो चुकी है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो अब हमें रिएक्शन अपरेंटली ऐसे लगेगी कि रुक गई है, हमें ऐसा दिखेगा कि कंसंट्रेशन में चेंज कुछ आ ही नहीं रहा। आप यहां से देखो जरा, खुद जरा मुझे बताना, अगर इस टाइम के बाद मैं इस टाइम पे चलूं, इस टाइम पे चलूं, रेट कांस्टेंट हो चुका है। अगर आप इस टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम से आगे के किसी भी टाइम पे जाओ, क्या रेट की वैल्यू कांस्टेंट हो चुकी है? डू यू अग्री विद दिस? अब ये बताओ, अगर किसी में चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम ये कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब चेंज कितना कारक, चेंज आना बंद हो गया। हाँ सर। इसका मतलब कंसंट्रेशन में चेंज आने बंद हो गए, तभी ये नंबर कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन हैज बिकम कांस्टेंट। यस सर। इसका मतलब देयर इज नो एक्चुअली चेंज इन कंसंट्रेशन। सो बेसिकली व्हाट आई वांट टू टीच यू इज at equilibrium
at equilibrium, changes in the concentration of reactant with time becomes zero at or after the time of equilibrium. Changes in the concentration of product species becomes zero with time at and after the time of equilibrium. Let's say for example, ये एक रिएक्शन ले लेता हूं, ये एक रिएक्शन ले लेता हूं, लेट्स से दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन। मान लो मैंने इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन 4 मोलर ली है, इसकी भी 4 मोलर। T इक्वल टू T1 पे अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसकी कंसंट्रेशन 3 मोलर रह गई, 3 मोलर, तो मुझे बताओगे कितना कंज्यूम हो गया जो हमने उस दिन सीखा था? अगर 4 मोलर से 3 मोलर रहेगी तो कंज्यूम कितनी हुई है? 1 mole. 1 मोलर। So I will write it as like this, 4 में से 1 कंज्यूम होगी, और क्योंकि ये 1:1 रेशो में रिएक्ट करते हैं, तो अगर इसका 1 मोलर कंज्यूम हुआ है तो 1 into 1 डिवाइड बाय 1 इसका भी 1 मोलर कंज्यूम होना चाहिए था, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन भी टाइम के साथ 1 मोलर ही घटी, बट घटी तो सही ना, और इसकी कंसंट्रेशन भी 1 मोलर बन गई। जिस समय मान लो T इक्वल टू T2 पे रिएक्टेंट घट के 4 से 3, 3 से घट के 2 हो गया, ये 2 मोलर और घट गया, तो ये भी 2 मोलर और घटा, और ये कितना बन गया उस वक्त तक? 2 मोलर, क्योंकि 2 into 1 कोफिशिएंट 1 डिवाइड बाय 1। अब अगर कोई कह दे कि T इक्वल टू T3 पे ये चेंज ही नहीं आया, ये इतना ही रह गया, T इक्वल टू T4 पर ये उतना ही रह गया, तो आप इस टाइम को क्या बोलोगे? जिस समय ऐसा हो गया, तो मैं ये बोल दूं कि इक्विलिब्रियम जब आएगा, रिएक्टेंट जो कि पहले हमें घटता दिख रहा था, अब वो हमें फर्दर और घटना नहीं दिखेगा। Yes sir. रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती नहीं दिखेगी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 4 से 3, 3 से 2 घट रही थी, पर एक मोमेंट के बाद घटनी बंद हो गई सर। एक मोमेंट के बाद प्रोडक्ट की मात्रा बढ़नी बंद हो गई। अब पॉइंट ये आता है कि अगर मुझे इसे ग्राफिकली दिखाना हो, सपोज सर ये T2 होगा कि T3 होगा? T2 में T2 इज द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, T2 के बाद वाले सारे इंटरवल इक्विलिब्रियम वाले। सो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम अगर ग्राफ रखना हो, तो अब मैं देखो कैसे दिखा रहा हूं, लुक एट हियर। ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट इनिशियली सेम थी, तो लेट्स से ये 4 मोलर था, और मान लेते कि ये 3 मोलर है, ये 2 मोलर है, ये 1 मोलर है, कुछ ऐसे। तो अब मैं दिखा कैसे रहा हूं, 4 से 2 तक घटा कंसंट्रेशन, पर ये कर्व्ड लाइन क्यों घटा? आंसर इन केमिकल काइनेटिक्स। कंसंट्रेशन का टाइम के साथ क्या डिपेंडेंस है वो आप केमिकल काइनेटिक्स में समझोगे, पर आप कैसे दिखाओगे? कंसंट्रेशन घटी, पर 2 मोलर के बाद अब ये टाइम इक्विलिब्रियम का आ गया, अब इसमें चेंज नहीं आ रहा, कंसंट्रेशन बिकम्स कांस्टेंट। पर ये किसकी कंसंट्रेशन है? कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी। सी इनिशियली 0 मोलर था, बिगिनिंग में 0, वो बढ़ रहा था 0 से 1, 1 से 2, तो 0 से 1, 1 से 2, अब ये बढ़ रहा है, और ये भी 2 जिस टाइम पर इक्विलिब्रियम आया उस समय पर ये 0 से बढ़ के 2 हो गया, एंड नाउ देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन। तो ग्राफ जब भी कभी किसी न्यूमेरिकल में आपको कंसंट्रेशन और टाइम का दिया होगा, तो उस समय आप बोलोगे कि कंसंट्रेशन और टाइम जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट, उस समय मैं बोलूंगा कि ये टाइम इक्विलिब्रियम का है। उस समय जो भी कंसंट्रेशन आप यहां से देख रहे होगे इस पैरेलल लाइन के थ्रू, वो कहलाएगी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। पर अगर मैंने ये इक्वेशन ऐसे ली होती, लेट्स टेक एन एग्जांपल लाइक A + 2B गिव C, मैंने कोफिशिएंट्स बदल दिए, मैंने कोई दूसरी रिएक्शन देखी विद डिफरेंट कोफिशिएंट्स। अगर मैंने यहां पे इनिशियल कंसंट्रेशन लेट्स से 4 रखी और इसकी रखी 8, ऑब्वियसली अभी कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, लेकिन अगर मैं ये बोलूं ये 0 टाइम पर है तो इसकी कंसंट्रेशन भी 0 है। तो मैं बस इतना समझाना चाहता हूं, ये जरूरी नहीं होता कि 0 टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर मोर देन 1 रिएक्टेंट है तो उनकी कंसंट्रेशन बराबर ही होगी, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए ये एक ही पॉइंट से सारे रिएक्टेंट स्टार्ट होंगे ये जरूरी नहीं है। क्या पता मैंने इस रिएक्शन में अगर इसे थोड़ा एक्सेस में लिया होता तो 0 टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन शायद यहां से स्टार्ट होती। तो इस चीज का आपने न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है कि आपको 0 टाइम पर कंसंट्रेशन कितनी कितनी दी। सर मतलब t = 0 पे 3 लाइंस बनेंगी, एक तो हर प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की और अपनी लाइन बन सकती है। मैं भी एग्जांपल पे आ रहा हूं, जैसे ये वाले एग्जांपल है, जैसे इस केस में मैंने 0 टाइम पे A4 लिया, B8 लिया। तो अब अगर कोई मुझे ये कहे कि इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो लेट्स से अगर ये नंबर 2, 4, 6, 8 है कंसंट्रेशन एक्सिस पर, तो B की कंसंट्रेशन 8 से स्टार्ट होके कहीं घटेगी, पर A की कंसंट्रेशन कहीं 4 से स्टार्ट होके घटेगी। जरूरी नहीं है कि सबकी कंसंट्रेशन इनिशियली सेम हो। और मान लो कुछ ऐसा हुआ T = T1 तक, मान लो ये घट के 3 मोलर हो गया, उस समय बताओ B की कंसंट्रेशन कितनी घटेगी। अगर A की कंसंट्रेशन 1 मोलर कंज्यूम हुई तो B की कंसंट्रेशन कितने मोलर कंज्यूम होगी? 2 मोलर। 2 मोलर। तो मैं कह दूंगा कि ये घट के 6 हो गया और इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर ही रह गई। सो 1 × 1 डिवाइड बाय कोफिशिएंट 1। मान लो T = T2 पे ये और घट गया 2 मोलर, अब ये कितना घट गया? 4 मोलर। अब ये बन गया 2 मोलर। और मान लो उसके बाद इक्विलिब्रियम आ गया, यानी कि इस इंस्टेंट के बाद कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया। तो अब आपको दो चीजों पे हमेशा ग्राफ में ध्यान रखना है, बिगिनिंग में क्या थी, इक्विलिब्रियम पे क्या। पानी ला सकते हो डल्लू में? और डल्लू में ना घर में रखो अपना डल्लू, अपने पीछे की आवाजें बंद करो। सो कंसंट्रेशन जो घट के एक ही है वो 4 से 2 पे जाके घटी, यानी कि अब आप उसे ऐसे दिखाओगे ये घट के इक्विलिब्रियम आ गया। दिस लाइन इज फॉर A। B की कंसंट्रेशन 8 से घट के 4 पे जाके इक्वेशन, अब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हुआ, तो ये नंबर इसके लिए इस वक्त यहां पे जाके कांस्टेंट हुआ। तो B की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन 4 है, A की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन 2 है। दिस इज फॉर B। C की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन 2 है, तो C यहां 0 से स्टार्ट होके यहां पे जाके कांस्टेंट हो गया। मेरा सिर्फ इतना पॉइंट आपको समझाना है, कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे जाके कांस्टेंट होगी। बाय चांस किसी की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लाइक A की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन C की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन के साथ इक्वल हो गई है, ये मात्र कोइंसिडेंस है बिकॉज ऑफ दिस कोएफिशिएंट। ये गारंटी नहीं है कि इक्विलिब्रियम पे A B C की कंसंट्रेशन इक्वल होगी, ये गारंटी नहीं है। पर ये गारंटी है कि इक्विलिब्रियम आने के बाद A और B C की कंसंट्रेशन जितनी भी होगी वो थम जाएगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। सर वो एक ही टाइम पे होगा ना, फिर एक ही टाइम पे होगा सबके साथ। पर इसकी कंसंट्रेशन 2 हो गई, इसकी 2 हो गई, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। बाय चांस मैंने ये रिएक्शन ऐसे लिखी होती,
A plus 2B give 3C। और अगर मैंने यहां इनिशियल कंसंट्रेशन 4 मोलर लिया होता, इसका 8 मोलर लिया होता, इसका 0 लिया होता, और सेम इसी डाटा के साथ चलता कि T इक्वल टू T1 पे इसमें 1 मोलर डिक्रीमेंट हुआ, इसमें 2 मोलर डिक्रीमेंट हुआ, तो बताओ C में कितना इंक्रीमेंट हुआ होगा तब? अगर 3 इसका 1 मोलर moles. डिक्रीमेंट हुआ, ये 3 मोलर। 3 मान लो T इक्वल टू T2 पे ये डिक्रीमेंट 2 मोलर का हुआ, इसका 4 मोलर का हुआ, अब इसका कितना हुआ? 6 मोलर। 6 6 तो नेचुरल सी बात है कि अब C की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन B और A दोनों से ज्यादा है। A की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन 2 मोलर है, B की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन 4 मोलर है, पर C की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन 6 मोलर है। अब अगर कोई आपसे पूछे कि ये ग्राफ कैसा होगा, तो अब इस ग्राफ में आप खुद देख सकते हो कि आप मैक्सिमम ये कहोगे कि अगर ये कंसंट्रेशन 2 मोलर है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, तो मैं बोलूंगा 0 टाइम पर कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ए की कंसंट्रेशन 4 से स्टार्ट किया, पर इक्विलिब्रियम जिस समय आया, मान लेते हैं इस टाइम पे इक्विलिब्रियम आया, टाइम की इस वैल्यू पे, तो अब ए की कंसंट्रेशन घट के 2 हो चुकी है। अब इसके बाद ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये जो लाइन इस हॉरिजॉन्टल लाइन के सामने जो पॉइंट आ रहा है, ये बताएगा ए की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। बी की कंसंट्रेशन 8 से स्टार्ट किया और 4 पे जाके थम गई, तो 8 से घट के ये ग्राफ ऐसे जाएगा फॉर कंसंट्रेशन ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम दिस हियर। सी की कंसंट्रेशन अब की बार 0 से बढ़ के 6 पे जाके कांस्टेंट हुई, अब ये नंबर ऐसे जाएगा। तो कभी भी इस भ्रम में नहीं रहना, सर यहां पे जाके देखो उनकी कंसंट्रेशन बराबर होगी, हो गई, ये इक्विलिब्रियम नहीं आया। इक्विलिब्रियम यहां पे जाके आया जब कंसंट्रेशन की लाइंस पैरेलल होनी शुरू हो जाएंगी। सो कंसंट्रेशन ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट एंड डिफरेंट प्रोडक्ट कैन बी इक्वल एट इक्विलिब्रियम, cannot be equal at equilibrium, but definitely become constant at equilibrium। क्या आपको मेरा ये पॉइंट समझ में लगा? यस yes सर sir तो अगर कोई आपसे पूछे कि रेट इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन कंसंट्रेशन की टर्म में बताओ तो क्या है, तो मैं कहूंगा इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है जिस समय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ घटती घटती कांस्टेंट हो जाए, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ती बढ़ती कांस्टेंट हो जाए। अब कोई कह दे इक्वल हो सकती है, मैं कहूंगा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, पर ये जरूरी कंडीशन नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कंडीशन। पर अगर मैं ये ग्राफ वाई एक्सिस पे रेट वर्सेस टाइम का प्लॉट कर रहा हूं, फिर ये जरूरी है, इक्विलिब्रियम पे रेट मस्ट बी इक्वल, रेट ऑफ रिएक्शन हैज टू बी इक्वल एट इक्विलिब्रियम। आपको ये चीज समझ में लगी है या नहीं? यस सर Yes. रेट वाले ग्राफ में फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट, अगर मैंने वाई एक्सिस पे रेट लिखा होता, तो ये कंपलसरी है कि फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट इक्विलिब्रियम पे दोनों कर्व मीट करेंगी। कंसंट्रेशन में मीट कर गई कोइंसिडेंटली, पर कांस्टेंट रहेंगी, मैंडेटरी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। एनी डाउट अप टू हियर? नो सर जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Can I erase this part? Yes, sir. yes sir सर और वो जो कर्व है वो एक्सपोनेंशियल होगा? हाँ,
जो कर्व होंगे वो एक्सपोनेंशियल डीके, एक्सपोनेंशियल राइज होंगे। कैन आई इरेज इट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now our next topic is type of equilibrium. इक्विलिब्रियम दो तरह का है अपने पास। अगर मैं इसकी क्लासिफिकेशन करूं, वन इज फिजिकल इक्विलिब्रियम, another is chemical equilibrium. मान लो मैंने आपके सामने एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिख दी ऐसी, वाटर लिक्विड टू वाटर गैस। वाटर लिक्विड टू वाटर गैस में मुझे ये बताओ, क्या रिएक्टेंट का जो फॉर्मूला है, क्या प्रोडक्ट का भी वही फॉर्मूला? यस सर। क्या मैं ये कह सकता हूं रिएक्टेंट वाटर है तो प्रोडक्ट भी वाटर ही है? बस सिर्फ फर्क इतना है, फिजिकल फॉर्म बदल गई, लिक्विड से वेपर बन गया। कोई भी ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें इक्विलिब्रियम तो आया, पर उस इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट करने वाली फॉरवर्ड रिएक्शन में हो क्या रहा हो, सिर्फ फिजिकल चेंज, कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ। आपके एक कंपाउंड से कोई नया कंपाउंड नहीं बना। अगर बैकवर्ड डायरेक्शन की मैं बात करूं तो फिजिकल स्टेट ही बदली है, बस कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई। तो जब भी कभी कोई ऐसी रिएक्शन की बात होगी जो कि रिवर्सिबल हो, पर उस रिवर्सिबल रिएक्शन की फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर कुछ चेंज हो तो सिर्फ फिजिकल फॉर्म बदले, किसी सब्सटेंस की फिजिकल फॉर्म बदले। किसी वाटर से कोई नया कंपाउंड नहीं बनना चाहिए, केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। वी कॉल इट एज फिजिकल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड से अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाए, आपने ये सुना होगा, ये वर्ड सब जानते होंगे, सॉलिड से डायरेक्ट गैस का बनना सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। Yes, sir. तो ये CO2 का सब्लिमेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन इस रिएक्शन में अगर कोई पूछे फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, मैं कहूंगा सॉलिड से गैस बन रहा है CO2, पर CO2 तो CO2 ही है। सो इट्स ए फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब आप लोगों ने 9th या 10th में कभी ऐसा पढ़ा होगा कि मान लो पानी के बीकर में अगर मैंने 1 चम्मच चीनी डाली, 2 चम्मच चीनी डाली, चीनी के एक मात्रा पर्टिकुलर अमाउंट अचीव करने के बाद फर्दर चीनी पानी में घुलना बंद कर देती है। यानी कि अगर आपने पानी की फिक्स क्वांटिटी में 1 चम्मच चीनी डाली, घुल गया पानी में घुल गई, 2 चम्मच चीनी डाली, घुल गया, तीसरा चम्मच जब आप चीनी का डाल रहे हो वो घुलने में बहुत ज्यादा टाइम ले रही है, चौथा चम्मच डालने पर चीनी घुल ही नहीं रही, आप तो घोल रहे हो आप, लेकिन उस बर्तन के अंदर बीकर के बॉटम पे देखते हो तो चीनी अभी भी बैठी होती है। उस समय आप क्या कहते हो कि हमारा सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उस समय भी इक्विलिब्रियम आया होता है। उस समय इक्विलिब्रियम किस चीज का आया? लेट्स से अगर ये शुगर वर्सेस शुगर का इक्विलिब्रियम, आप बोलोगे ये क्या चीज हुई, शुगर वर्सेस शुगर का इक्विलिब्रियम। उस वक्त इक्विलिब्रियम में कौन सी चीज हिस्सा ले रही है? शुगर जो डिसॉल्व हो रही है और वो शुगर जो डिसॉल्व नहीं हो रही। अनडिसॉल्व्ड शुगर और डिसॉल्व्ड शुगर में कंपटीशन चल रहा है। क्या कंपटीशन चल रहा है? जितनी आप चीनी पानी में डाल रहे हो, जितनी चीनी को आप पानी में डाल रहे हो, उसकी घुलने की क्षमता जितनी फॉरवर्ड में है, अनडिसॉल्व्ड से डिसॉल्व्ड होने की है, उतनी ही क्षमता घुली हुई चीनी की प्रेसिपिटेट बन के बाहर आने की है। जब हम चीनी का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेके जब चीनी घोल रहे होते हैं ना, तो जब हम चीनी घोल रहे हैं तो हम तो चीनी को फोर्स कर रहे तो पानी में जा,
पर जो पानी में ऑलरेडी घुली हुई चीनी होती है वो पानी में से बाहर निकल के बीकर के बॉटम पे आके तैर रही होती है या बैठी होती है, और हमें ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। हो रहा होता है, ऐसा नहीं है जो आपने चीनी घोली वो घुलेगी नहीं, घुलेगी, पर साथ के साथ घुली हुई चीनी पानी में से बाहर आ रही होती है। फॉरवर्ड प्रोसेस को नाम क्या दिया? डेसोल्यूशन, किसी का घुलना, डेसोल्यूशन। लेकिन बैकवर्ड में क्या हो रहा है? घुली हुई चीज बाहर आ रही है, प्रेसिपिटेशन। तो जब भी कभी किसी सॉल्यूट का सैचुरेटेड सोल्यूशन लेते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन, उस समय अनडिजॉल्व्ड क्वांटिटी और डिजॉल्व्ड क्वांटिटी में इक्विलिब्रियम आया होता है। वो ये दिखाता है जितना शुगर की घुलने की क्षमता है, जितना शुगर की पानी में जाने की क्षमता है, उतनी ही टेंडेंसी पानी में घुली शुगर की बाहर आने की क्षमता है। एट दैट टाइम इट इज ए फिजिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि शुगर तो शुगर ही है, बस इतना फर्क है वो घुली हुई नहीं थी, ये घुली हुई है। When the equilibrium exists between two substances, but only difference is physically they are different, but there is no change in chemical composition, yeah, there is no change in chemical formula, कोई chemical reaction नहीं हो रही। So such equilibrium is called physical equilibrium. सर So एक मिनट, here in the physical equilibrium no chemical reaction occurs in forward or in backward direction. Different physical form of same substance exist simultaneously at equilibrium. हाँ आर्यन बोलो। सर तो जब हम गरम करके मतलब उसको गरम करके सुपर सैचुरेट करते हैं तो उसमें इक्विलिब्रियम का क्या होता है? तब आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर देते हो, पर जैसे वो अपने वापस नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा, फिर से घुली हुई चीज पानी में से बाहर आ जाएगी, क्योंकि उसको इक्विलिब्रियम पे आना उसकी अपनी मर्जी है। तुम उसको गर्म कर रहे हो जबरदस्ती, तुम इक्विलिब्रियम को तोड़ रहे हो। इक्विलिब्रियम को मिटा तो दोगे, पर कुछ देर बाद इक्विलिब्रियम रीएस्टेब्लिश हो जाएगा अपने यस आप। सर, वो गर्म होने के बाद क्रिस्टलाइज होता है बिल्कुल, एक्स्ट्रा। यस। एनी डाउट इन दिस फिजिकल सर ये इक्विलिब्रियम में? सर H2O लिक्विड और इक्विलिब्रियम, वो H2O गैस में लिक्विड और गैस दोनों एक साथ दिखेंगे? दोनों एक साथ दिखेंगे उस समय, बर्तन के अंदर दोनों एक साथ दिखेंगे। अरे ये आपने तब भी देखा था, अगर आपको ध्यान हो, जब आपने गैसियस स्टेट में क्रिटिकल कांस्टेंट्स का टॉपिक किया होगा, तब आपने ऐसी एक लाइन देखी थी। यस सर। तो ये इक्विलिब्रियम वाली लाइन थी। इसमें आपको गैस लिक्विड और गैस वेपर फॉर्म में कोएग्जिस्ट करती है ड्यूरिंग दिस लाइन, आपने ऐसा पढ़ा होगा। हाँ सर। तो वही चीज है इस टाइम पर, इस समय बीकर के अंदर CO2 लिक्विड भी थी, CO2 गैस फॉर्म में भी थी, क्योंकि आपने जब एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा CO2 की लिक्विफिकेशन, तब आपको ये बताया गया था कि ये गैस फॉर्म है, ये लिक्विड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर यहाँ कौन है? इस रीजन में लिक्विड और गैस एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। यस सर। एनी डाउट? ओके, heading toward chemical equilibrium. First note down. Okay, chemical equilibrium में डेफिनेटली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कोई केमिकल रिएक्शन होगी, लाइक फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आयोडीन से मिलके कुछ नया कंपाउंड बना रही है HI,
यहां रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंट मटेरियल कंबाइन करके कुछ नया मटेरियल बना रहे हैं. A chemical reaction is occurring for the forward and in the backward direction. It's not physical reaction, it's a chemical reaction. Like N2 gas with 3 hydrogen, it forms ammonia gas. ये केमिकल इक्विलिब्रियम हो रहा है. तो आपको ये चीज क्लियरली समझ में आ गई होगी कि यहां कोई केमिकल रिएक्शन चलेगी. यहां कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ फिजिकल फॉर्म बदलेगा. नाउ ये हमने सिर्फ इस चीज के आधार पे कि रिएक्शन किस टाइप की हो रही है, रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, क्या वो रिवर्सिबल रिएक्शन फिजिकल है या केमिकल है, इस आधार पे हमने इक्विलिब्रियम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया या 2 कैटेगरी में उसे क्लासिफाई किया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टिल, अगर हम अब केमिकल इक्विलिब्रियम की ही बात करें, केमिकल इक्विलिब्रियम जिसमें कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये फर्दर इसकी 2 क्लासिफिकेशंस हैं. क्लासिफिकेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम based on physical state of different substances. We classify in 2 categories: homogeneous equilibrium heterogeneous equilibrium. अगर आपके सामने मैंने कोई रिएक्शन ऐसे लिख दी, H2 गैस प्लस I2 गैस gives 2HI. Water, acetic acid liquid, methanol liquid, they are combining to form ester liquid, again water liquid. यहां पे देखो, physical state of every reactant, physical state of every product, they all are gas, gas, gas. They all are in same physical form. We call it as homogeneous. अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में हर सब्सटेंस की फिजिकल फॉर्म सेम हो, we call it as homogeneous. जैसे लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड. नाइट्रोजन गैस प्लस 3 हाइड्रोजन produces ammonia. Again, all the components are in gas form. So when physical form of every reactant and every product is identical, then we call it as homogeneous equilibrium. But अगर यहां पे ऐसा हो जाए, calcium carbonate solid decomposes to form, can I erase it? Have you noted, बच्चों? Can I use this space? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. CaCO3 calcium carbonate on decomposition produces CaO and CO2. अब चेक करो, क्या all reactant and all product are in the same physical state or not? No, sir. So it is CO2 is in heterogeneous. gases. This is heterogeneous. Few substances are in the solid form, few substances are in the gas form. So every material is not in the same physical state. Then we call it as it's an heterogeneous equilibrium. For example, Fe3O4 solid when combined with hydrogen gas produces iron solid and water liquid. And if I balance it, अब बताओ ये होमोजेनस होगी या नहीं ये रिएक्शन? Yes, sir.
क्या ये नो सर, होमोजेनियस है? हेट्रोजेनस नो सर, heterogeneous है। सॉलिड भी है, गैस भी है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी। अगर ये चीज मैं ऐसे लिख दूं, वाटर लिक्विड, मींस मेनी। एक मिनट, वाटर गैस, water liquid to water gas, is it homogeneous or heterogeneous? What do you think? Heterogeneous. What is the meaning of no heterogeneous equilibrium? So when Physical states of state both should be different. product and reactants are same. Correct. So you सब सीधा इतना बोलोगे, जब भी कभी इक्विलिब्रियम अटेन करने वाले जितने भी कंपोनेंट हैं, 1 2 3 4 कंपोनेंट, ऑल आर प्रेजेंट टुगेदर इन द सेम फिजिकल फॉर्म, then it is homogeneous. And if they all are present in different form, then it is heterogeneous. यहां पर अब कोई स्टूडेंट कुछ पूछने वाला था, मैंने उसको बीच में रोक दिया। क्या कह रहे थे? सर मैं वही पूछ रहा था कि वो हेट्रो का मतलब क्या है। हेट्रो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब सेम, होमो मतलब एक जैसा, हेट्रो मतलब डिफरेंट, मतलब डिफरेंट कंपोनेंट डिफरेंट लग रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज यहां पे ये समझा दूं, हालांकि मैं भले आपके सामने ये लैंग्वेज बोल रहा हूं कि फिजिकल फॉर्म इज डिफरेंट, रियलिटी में ये वर्ड 90% तो ठीक है, इसमें 10% की गड़बड़ है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने ऑयल और पानी को मिक्स कर दिया, मिक्स और शेक करके छोड़ दिया। ऑयल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, पर फिर भी कुछ देर बाद ऑयल तैरता हुआ ऊपर आ जाएगा, पानी तैरता हुआ नीचे होगा। वहां पे पानी और ऑयल दोनों लिक्विड है, पर वो होमोजेनस नहीं कहलाते, क्योंकि वो एक दूसरे में घुल के दिखने में एक जैसे नहीं लग रहे। होमोजेनस का मतलब जो आंखों को, हमारी सेंसेस को, 5 सेंसेस को ऐसा लगे कि सब कुछ एक चीज है, पर पानी और तेल अलग अलग चीजें। पानी और तेल है तो दोनों लिक्विड, पर वो मिक्स नहीं होते। आप ट्रू उनको कभी सॉल्यूशन बोल सकते होमोजेनस, आप उनको होमोजेनस मिक्सचर कह ही नहीं सकते। अगर कभी भी दो कंपोनेंट, भले ही वो सेम फिजिकल स्टेट में हो, अगर वो जहां मीट करेंगे, अगर उनके बीच में एक बाउंड्री बन गई ना, तो भले ही उनकी फिजिकल स्टेट क्यों ना सेम हो, कहलाएगा वो हेटेरोजेनस। ये एक्चुअल मीनिंग है इसका। ये तो मैंने किताबी लैंग्वेज पूरी की, फॉर्मेलिटी के लिए शीट में से पढ़ के। सर अभी जो आपने बोला आप रिपीट कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल मैं कर रहा हूं, इस पे अभी मैं टाइम लगाऊंगा इस पे समझाने में। मैं ये कह रहा हूं होमोजीनियस का एक्चुअल मीनिंग ये है कि आपने सेम फिजिकल फॉर्म वालों को एक दूसरे के कांटेक्ट में लाए, वो सब मिक्स भी हुए, और मिक्स होने के बाद वो एक जैसे दिख रहे हैं। अगर वो आंखों से एक जैसे दिख रहे हैं तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है। गैसेस हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है। एक गैस, ए गैस, बी गैस, अगर वो मिक्स हो गई, मिक्स तो होंगी, वो हमेशा होमोजेनस है। अगर मैं दो लिक्विड को मिक्स कर रहा हूं, दो लिक्विड को, ये जरूरी नहीं है कि वो होमोजेनस रूप लेंगे। वो तभी होमोजेनस रूप लेंगे अगर वो दोनों लिक्विड एक दूसरे में मिसिबल हो, एक दूसरे में घुल जाएं। अगर वो घुले ही ना, जैसे पानी और तेल है तो दोनों फिजिकल स्टेट सेम, पर पानी लिक्विड, तेल लिक्विड आपस में मिक्स कर दो तो आपको तेल तैरता दिखेगा पानी के ऊपर, और जहां तेल और पानी आपस में संपर्क बनाएंगे वहां एक लाइन दिखेगी, बाउंड्री। आप क्लियरली बोल सकते हो इसके ऊपर तेल है, इस लाइन के नीचे पानी है। अगर वो बाउंड्री दिख गई तो भले ही दोनों कंपोनेंट फिजिकल स्टेट दोनों की सेम थी, पर वो कहलाएंगे नहीं होमोजेनियस। ऐसे केस में मैं पता क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा उनकी फिजिकल स्टेट तो सेम है, लिक्विड, पर उनका फेज अलग है। फेज का मतलब कि उनके बीच में बाउंड्री आ गई। जैसे चीनी पानी में घुल गई, अब जब पानी में चीनी घुल गई, क्या अब आप बता सकते हो उसके अंदर चीनी के क्रिस्टल्स आपको दिख रहे हैं? आप तो यह कहोगे मीठा पानी है जी, वो होमोजीनियस है। पर जिस समय आप सैचुरेशन पॉइंट पे आ गए, अब आप चीनी को पानी में डाल भी रहे हो, पर पानी में से चीनी निकल भी रही है, वो हेटेरोजीनियस है। तब आप कहोगे सर ये तो इसलिए ना क्योंकि चीनी सॉलिड है, पानी लिक्विड है।
पर मैं तो तब बता रहा हूं जब बच्चों से गलतियां होती हैं, आपको मोर देन वन लिक्विड कंपोनेंट दे दिए और आपको पूछा बताओ होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस, तो आप सोचने लगे अरे सर अब तो सारे लिक्विड है, मैं होमोजीनियस बोलूंगा, पता नहीं क्या आंसर आएगा। सो पॉइंट सिर्फ इतना है, जब आप ये बोल रहे हो ना कि जैसे ये लिक्विड प्लस ये लिक्विड, ये दोनों मिलके ये बना रहे हैं, कभी भी मोर देन वन लिक्विड ने मिलके अगर कोई नई चीज बनाई है तो ये गारंटी है ऑलमोस्ट ये हमेशा सही होगा, ये दोनों आपस में घुले भी हैं। ये घुलने के बाद घुला हुआ मिश्रण जो बन रहा है उसमें सारे एक दूसरे में जब घुल चुके हैं, दे विल लुक लाइक आइडेंटिकल। अब मैं बोलूंगा कि वो होमोजेनस मिक्सचर। पर अगर मैं आपको कोई एग्जांपल दूं, चलो देखना भी इस एग्जांपल को, मैंने आटा लिया, आटा सॉलिड, आटे में चीनी का पाउडर होता है ना, पाउडर्ड शुगर, वो भी सॉलिड। अगर मैं बोलूं कि मैंने आटे और चीनी का मिक्सचर ले लिया, दोनों ही सॉलिड है। पर अगर कोई मैं आपसे ये पूछूं बताओ क्या वो सेम, मतलब क्या वो होमोजेनस मिक्सचर है? क्या चीनी और आटे आपस में घुल जाते हैं सॉलिड फॉर्म में? नहीं घुले ना। तो सॉलिड का, दो सॉलिड का मिक्सचर कभी भी होमोजीनियस नहीं होगा, भले ही वो सारे सॉलिड है। क्योंकि अगर आप उस आटे और चीनी के मिक्सचर को, आपने कहा नहीं सर मैं बारीक बारीक चीनी कर दूंगा, इतनी बारीक कि आपको दिखने में आटे जैसी लगे, मैं कहूंगा अकेला मेरी आंखों को नहीं, मेरी पांचों सेंसेस को समझ ना लगे कि वो डिफरेंट है। क्योंकि जब मैं टेस्ट करूंगा मुझे आटे का भी टेस्ट आएगा, मीठे चीनी का भी आएगा। मैं बता दूंगा इसके अंदर दो चीजें, दो सॉलिड कंपोनेंट का मिक्सचर कभी भी होमोजीनियस नहीं। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा लिया, और सर एलॉय, जस्ट वेट, मैंने बोला हल्दी, और हल्दी में डाल दो लाल मिर्च, क्या आप बोल पाओगे कि वो एक दिख रहे, एक जैसे दिख रहे? नो सर, तो वो भी तो दो सॉलिड है, कभी होमोजेनियस नहीं होंगे। अब मैं पूछूंगा आपको कैसे पता लगा कि ये दोनों अलग हैं? आप बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो, दोनों का रंग अलग अलग है। रंग किसने सेंस किया? आईज ने सेंस कर लिया। अब इसी बच्चे ने पूछा अलॉय, अलॉय में क्या होता है? अलॉय में हम मोर देन वन मेटल्स को मिक्स करते हैं। किस फॉर्म में? पहले लिक्विड फॉर्म में, एक मेटल ली उसको पिघलाया, दूसरी मेटल ली उसे पिघलाया, दोनों को पिघलाने के बाद मैंने उनका लिक्विड फॉर्म में मिक्सचर बनाया। मिक्सचर मेरा लिक्विड फॉर्म में था, वो होमोजीनियस था क्योंकि वो दोनों लिक्विड एक दूसरे में घुल गए थे। पर जब मैंने उसको ठंडा करके अलॉय को सिंपल पूछ लिया कि ये अलॉय आपके लिए क्या है, मैं बोलूंगा इट्स ए होमोजेनियस मिक्सचर, क्योंकि अलॉय की डेफिनेशन मतलब यही है। कलर भी इन्फ्लुएंस करता हाँ है, कलर भी इन्फ्लुएंस करता है क्या कि मिक्सचर होमोजेनियस होगा या फिर हेटेरोजेनियस? होमोजेनियस का मतलब विच शुड लुक लाइक आइडेंटिकल, विच शुड लुक लाइक यूनिफॉर्म, उसके अंदर बाउंड्री ना बने, उसके अंदर बाउंड्री ना बने। आप ये ना कहो इसके इस तरफ कुछ और है, इसके इस तरफ कुछ और है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने 9th या 10th में ये सुना होगा एलोट्रॉप्स। यस सर, नहीं ना? कार्बन के दो एलोट्रॉप्स पता है? मेन डायमंड कार्बन ग्रेफाइट, डायमंड ग्रेफाइट। अब जरा ध्यान से देखना, डायमंड और ग्रेफाइट का इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। जिस समय इक्विलिब्रियम आएगा बर्तन में तो ये दोनों होंगे, और जिस समय बर्तन में ये दोनों होंगे विल दे लुक लाइक आइडेंटिकल? डायमंड ग्रेफाइट है तो दोनों सॉलिड, है तो दोनों सॉलिड। मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड इज नेवर होमोजेनस। मिक्सचर ऑफ लिक्विड कैन बी होमोजेनस when they all are miscible with each other, but mixture of the two solid is never ever homogeneous, it's always heterogeneous equilibrium, भले दोनों सॉलिड फॉर्म में हो। ऐसे ही अगर मैं फास्फोरस के एलोट्रॉप्स ले लूं, फास्फोरस रेड फास्फोरस सॉलिड, फास्फोरस व्हाइट फास्फोरस सॉलिड, फास्फोरस ब्लैक फास्फोरस solid, if they are in equilibrium,
in spite of both all are solid, but their appearance is clearly different, red, white, black, then I will call them as heterogeneous equilibrium. So मेरा सिंपल इतना पॉइंट, आपको एडिशनल पॉइंट ये लिखवाना है यहां पे स्टार पॉइंट बना के, मिक्सचर ऑफ द सॉलिड्स इज नॉट होमोजीनियस। क्या उस स्टूडेंट को आंसर क्लियर हो गया जिसने अलॉय के बारे में पूछा था? Yes, sir. Clear. सर और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में वो जो लिक्विड और CO2 मिक्स होता है तो वो तो होमोजेनियस हेट्रोजीनियस है क्योंकि गैस है इसमें, जब फिजिकल फॉर्म ही अलग आ गई। CO2 गैस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो CO2 गैस है, पानी लिक्विड है। तभी तो आपने जब ढक्कन खोला फिस की आवाज आई। इतनी होमोजीनियस होते तो CO2 को अपनी प्रेजेंस दिखाने की जरूरत नहीं थी, उसने ढक्कन खोलते फिस करके अपनी प्रेजेंस दिखा दी, वो हेट्रोजेनियस ही थी। ओके, कैन आई इरेज दिस, कैन आई इरेज दिस पार्ट और कैन आई इरेज दिस पार्ट? ये तो लिख Yes, लिया sir. होगा ये वाला। Yes, sir. ये लिख लिया. यस सर। पता मुझे उस स्टूडेंट्स की बात कितनी याद आती है जो अभी क्लास में बैठा होगा, सर आप स्ट्रक्चर्ड वे में लिखा करो। मैं कोशिश कर रहा हूँ साफ साफ लिखने की। लास्ट में बोला था सर. मेरी कॉपियां कभी अच्छी नहीं बनती थी। ओके, तो हमें इक्विलिब्रियम में फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, होमोजेनस, हेट्रोजेनस समझ ली। अब बात हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम। सर हम्म सर अगर हम बस कोको कोला को एक गिलास में रख दें हम्म तब तो हम लोग को पता हाँ। नहीं चलेगा इसमें हाँ, CO2 तब वो होमोजेनस है मेरे लिए, तब तो सही है। प्रॉपर्टीज ऑफ द इक्विलिब्रियम, यहां पे पहले मैं आपको लिखवा देता हूं स्ट्रक्चर्ड वे में, फिर एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करता जाऊंगा। पहले लिख लो अब आप, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। सो हम्म सर कोका कोला तो कोलाइड है तो वो हेट्रोजीनस होगा ना? वेट 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 एक्चुअली जिस चीज को आप मिक्स करने लगे ना, ट्रू कोलॉइड सस्पेंशन, वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर की बातें नहीं हम कर रहे। होमोजेनस में हम सिर्फ ट्रू को ही गिनते हैं, कोलॉइड्स सस्पेंशन उसको देखो। होमोजेनस सॉल्यूशन की बात अलग है, हम यहाँ पर इक्विलिब्रियम मिक्सचर की बातें कर रहे हैं। तो अभी उनको एक साथ मिक्स मत करो। और वैसे भी मुझे एक बात बताओ, कोल्ड ड्रिंक में जब हमें पता है कि हमने जब पहली बात तो कोल्ड ड्रिंक इज ए सिंगल मिक्सचर। यहां पर मैं जब इक्विलिब्रियम बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, ए रिएक्टेंट बी रिएक्टेंट को मिक्स करके कोई तीसरी चीज बनी और इक्विलिब्रियम पे ऑल आर प्रेजेंट। इक्विलिब्रियम पे ऑल आर प्रेजेंट। कोल्ड ड्रिंक मेरे लिए बस एक कंपोनेंट बन चुकी है। अब उस कंपोनेंट के अंदर मुझे इतना पता है कुछ केमिकल्स हैं, चीनी है, पानी है, उसके अंदर कुछ और भी सॉल्ट होंगे, वो सब तो पूरे घुले हुए एक सोल्यूशन ही तो है। और जैसे उस बच्चे ने कहा कि कोल्ड ड्रिंक सर अपने ओपन कंटेनर में रखी हुई है ऐसे ही, तो मैं कह रहा हूँ ठीक है, मैं पी रहा हूँ, उसके अंदर मुझे कुछ नहीं एहसास हो रहा कि उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स पड़े हुए हैं, मैं बस टेस्ट का मजा ले रहा हूँ हर कंपोनेंट की, पर वो सारे दिखते तो वो सब एक ही कंपोनेंट है। CO2 भी है है तो सारे, कोल्ड ड्रिंक में। सर पर अगर हम CO2 है, पीले तो थोड़ी देर CO2 बाद है। CO2 हमारे मुंह से एक्सपेल आउट। अरे स्मेल आउट होना एक अलग चीज है। एक्चुअल में क्या है, जब आपके सामने बेसिकली एक लिक्विड का मिक्सचर बन चुका है ना, जब आपने CO2 को डिसॉल्व कर दिया तो उसका कुछ हिस्सा डिसॉल्व हो चुका है। जितना हिस्सा डिसॉल्व हो गया, जब आपने नाम ही बोल दिया डिसॉल्व हो गया, जो हिस्सा डिसॉल्व हो गया वो तो होमोजेनियस सॉल्यूशन का पार्ट बन गया। अगर आपके पास जैसे हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल में देखते हैं, मेरे सामने पड़ी हुई है, आप भी बोलोगे क्या पी के आए थे,
ये कोल्ड ड्रिंक है, अगर मैं इसका ऊपर वाला हिस्सा कुछ खाली रख रहा हूं, जैसे ही मैं बाजार से ऊपर इतनी सी स्पेस खाली है, उस समय मेरा ये लिक्विड वाला पार्ट ऊपर के गैस कंपोनेंट के साथ इक्विलिब्रियम में था। जैसे मैंने ढक्कन खोला, गैस उड़ी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अब जब इस बीकर के अंदर सिर्फ लिक्विड रह गया, लाइक ऐसे, अब ढक्कन खोलो ना खोलो लिक्विड ही है बस, वो मेरे लिए होमोजीनियस सोल्यूशन है, क्योंकि उसके अंदर सारी चीजें घुली हुई हैं। उसके अंदर अब अगर गैस भी है ना, वो भी घुली हुई गैस है। घुली हुई गैस सोल्यूशन का पार्ट बन चुकी है। जिस इंस्टेंट पे मेरी ये बॉटल सील्ड थी, ऊपर कुछ गैस इकट्ठी हुई पड़ी, नीचे लिक्विड है, उस समय गैस और लिक्विड का इक्विलिब्रियम था वहां पे। ढक्कन खोला, गैस निकली, अब आप जितनी मर्जी कोल्ड ड्रिंक पियो, वो सोल्यूशन के अंदर घुली हुई CO2 उसी फॉर्म में है। वो एक होमोजेनियस सोल्यूशन का ही पार्ट है। इज दिस पॉइंट क्लियर? घुली हुई CO2 है, वो भी धीरे धीरे चली जाती है। मतलब अगर हम देखें देखो, कि कोल्ड ड्रिंक वो पता कब जाती है, वो एक्चुअली क्यों जा रही है, मैं बता रहा हूँ वो कब जा रही है। कुछ लोगों को चस्का होता है कोल्ड ड्रिंक ना शेक करके अंदर गैस बनाना फिर निकालना। यस सर। ठीक है, वो आप इंटेंशनली उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर रहे हो। मैं इंटेंशनल पॉइंट की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। आप हिलाते रहे, गैस को निकलती गई, आप तो उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करते जा रहे थे हर समय। हम उस आपके द्वारा की गई हरकत की बात नहीं कर रहे, नेचुरली उसकी अपनी मर्जी क्या है, हम उसको स्टडी कर रहे हैं। सर ये मतलब अगर आपने ग्लास में निकाल के 1-2 घंटे रख दिया तो थोड़ी मतलब 1-2 घंटे के बाद और सिर्फ शुगर क्या सारी गैस निकल जाती है उसमें से? उस सोल्यूशन के अंदर गैस डिसॉल्व हुई थी तो उसके कुछ जितनी उसकी नेचुरल सॉल्युबिलिटी थी गैस की, हर गैस की एक डेफिनेट अमाउंट है सॉल्युबिलिटी का लिक्विड में, तो वो नॉर्मल प्रेशर पर जितनी पानी के अंदर डिसॉल्व हुई पड़ी है वो उतनी डिसॉल्व पार्ट है वहां पे। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि आपका लिक्विड होमोजेनियस नहीं था। लिक्विड तो होमोजेनियस ही था क्योंकि उसमें मोर देन वन कंपोनेंट थी। अब वो गर्ल स्टूडेंट जो भी कोलॉइड्स के बारे में बोल रही थी, एक बार अपना तुम्हारा कोई डाउट पेंडिंग है बेटा? नो सर। सर हाँ सर, वो जो कोल्ड ड्रिंक था उसमें तो सर गैसेस भी थे और लिक्विड्स भी थी, तो सर वो होमोजेनियस मिक्सचर कैसे हो सकती है? उनका फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग है। नहीं, जो CO2 लिक्विड में घुल चुकी है ना, यस सर, वो डिसॉल्व्ड सोल्यूशन का पार्ट है। जब कोई गैस लिक्विड में घुल गई, वो सोल्यूशन में आ चुकी है। यस सर, वो पानी में पूरी तरह घुली हुई है। जैसे कि आप ये पढ़ते हो ना, समुद्र में या पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, तभी तो एक्वाटिक स्पीशीज सांस लेती हैं। यस सर, उस वक्त O2 डिसॉल्व हुई पड़ी है उस लिक्विड के अंदर, वो होमोजेनियस बनी हुई। ओके सर, वो जो आपने बताया था वाटर और शुगर वाला एग्जांपल, तो उसमें सर शुगर डिसॉल्व था, तो वो सर होमोजेनियस मिक्सचर था, वो हेटेरोजेनियस? जब तक सैचुरेशन नहीं आया था तब तक शुगर पानी में सिर्फ डिसॉल्व हुई पड़ी थी। ओके, वो होमोजेनियस थी। यस सर। इस समय आपने क्या पंगे लेने शुरू कर दिए, पानी की गिवन क्वांटिटी में 1 चम्मच चीनी, 2 चम्मच चीनी, 3 चम्मच चीनी, उसको सैचुरेशन पे ले आए। यस सर। जब तक आप सैचुरेशन पे नहीं लाए थे, आप चीनी को पानी में देख रहे थे कि वो घुल रही थी, वो होमोजेनियस सोल्यूशन बन रही थी। यस। जिस समय सैचुरेशन आ गया, अब चीनी जो आप डाल रहे हो और जो पानी में घुली हुई है, दोनों में कंपटीशन लगा हुआ है। एक कह रही मैं पानी में जा रही हूँ, एक कह रही मैं पानी में से निकल रही हूँ। यस। सो सैचुरेटेड सोल्यूशन इज नॉट होमोजेनियस। यस सर, और जब तक सैचुरेशन नहीं आएगा तब तक होमोजेनियस। होमोजेनियस, बिल्कुल। ओके। सर कोल्ड ड्रिंक पढ़ाने भी तो मुझे। ये सर कोल्ड ड्रिंक सर कोल्ड ड्रिंक्स होमोजेनियस इक्विलिब्रियम में या फिर होमोजेनियस मिक्सचर है? देखो, इक्विलिब्रियम के अंदर क्या एक कंपोनेंट होता है? जब मैं बोल रहा हूँ इक्विलिब्रियम आ गया, क्या उस समय रिएक्टेंट प्रोडक्ट सारे के सारे प्रेजेंट है ना? तो मेरे अकॉर्डिंग तो सिर्फ वो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम में, वो होमोजेनियस मिक्सचर तो नहीं है। मिक्सचर का मतलब क्या होता है? मिक्सचर की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन मींस जब बहुत मोर देन वन कंपोनेंट और बहुत सारे कंपोनेंट हैं। बट दैट इज अ कोलॉइड, वो तो एरोसोल है। अरे ये एरोसोल कोलॉइड्स कहाँ पे पहुंच गए आप? नहीं सर, मेरे अकॉर्डिंग सर कोल्ड ड्रिंक्स इज इन होमोजेनियस इक्विलिब्रियम बट नॉट इन होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम में कुछ फर्क नहीं है।
एवरी इक्विलिब्रियम इज इटसेल्फ अ मिक्सचर, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे मोर देन वन कंपोनेंट होंगे। इक्विलिब्रियम में जब आपने ये बोला कि एक ए से बी बन गया, इक्विलिब्रियम पर इसकी मोलैरिटी 4 है, इसकी 2 है, उस समय बर्तन में ये दोनों आ गए ना। और अगर आपके पास मोर देन वन कंपोनेंट आ गए किसी सॉल्यूशन के अंदर, ये तो मिक्सचर बन चुका है। तो आप इसे क्या बोलोगे उसको? होमोजेनियस इक्विलिब्रियम बोलो या होमोजेनियस मिक्सचर बोलो। मैं तो ये कहूंगा बीच का रास्ता ढूंढो, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम मिक्सचर। यू गॉट? यस सर। ओके। सर तो वो जो ऑयल और वाटर वाला एग्जांपल है वो भी वो मतलब सिंपल, हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम है। वो हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम नहीं बोलोगे, आप बोलोगे वो हेटेरोजेनियस सिंपल मिक्सचर है। क्या ऑयल और वाटर आपस में मिक्स होते हैं? नो सर। क्या ऑयल और वाटर की आपस में कोई केमिकल रिएक्शन होती है? नहीं। तो वो केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए तो रिएक्शन होनी जरूरी थी ना। तो कोल्ड ड्रिंक्स में रिएक्शंस हो रही है कंटिन्यूअसली? नहीं, एक मिनट, कोल्ड ड्रिंक में मैं आ रहा हूं। कोल्ड ड्रिंक में क्या हो रहा है? फिजिकल इक्विलिब्रियम में अभी क्या पड़ा था? अगर एक सॉल्यूट था डिसॉल्व्ड फॉर्म में और ये सॉल्यूट अनडिसॉल्व्ड फॉर्म में, ये फिजिकल रिएक्शन है। सेम सॉल्यूट डिसॉल्व, सेम सॉल्यूट अनडिसॉल्व्ड। क्या आप कह सकते हो तेल का कुछ हिस्सा पानी में घुल गया और तेल का कुछ हिस्सा पानी में नहीं घुला? हो सर। वो तो एंटायरली इनसॉल्युबल विद ईच अदर है। वो तो आपस में कोई फिजिकल रिएक्शन भी नहीं कर रहे, ये तो फिजिकल रिएक्शन हो गई, फिजिकल इक्विलिब्रियम। ऑयल और वाटर तो आपस में रिएक्शन भी नहीं कर रहे, ना वो एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं, तो उनके बीच में तो ना कोई फिजिकल रिएक्शन हुई ना केमिकल रिएक्शन हुई, इसलिए वो फिजिकल इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम में आएंगे ही नहीं किसी कैटेगरी में। वो सिंपल कहलाएंगे द टू आर फॉर्मिंग हेटेरोजेनस मिक्सचर। इनफैक्ट उनके लिए वर्ड मिक्सचर बोलना भी पाप है, क्योंकि मिक्सचर तब बोला जाता है जब दो चीजें आपस में कुछ हद तक तो घुले। समझ लगा ये चीज? समझ लगी ये चीज? यस सर। यस सर। So oil and water, I will simply say they are just two component. That's it. क्योंकि अगर आप किसी के लिए वर्ड बोलते हो ना सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वर्ड का मतलब क्या है? जिसमें कुछ चीजें होमोजेनियसली मिक्स हो। जब आपने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा था, मोल कंसेप्ट के लास्ट वाला पार्ट जिसमें मोलैरिटी आई थी, तब आपने क्या बोली थी पहली डेफिनेशन? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहां पर ऑयल और वाटर तो आपस में घुलते ही नहीं है, दे आर प्योरली हेटेरोजेनस। उनके लिए सिंपल वर्ड आप बोलोगे हेटेरोजेनस सिस्टम। हेटेरोजेनस सिस्टम सॉल्यूशन भी नहीं बोल सकता, क्योंकि वो आपस में थोड़ा भी नहीं घुले, दे आर कंप्लीटली इमिसिबल। इज दैट पॉइंट क्लियर टू जिस स्टूडेंट ने अभी पूछा था? यस सर। अब कुछ नहीं कोई Sir. पूछेगा, अब मैं सिर्फ पॉइंट्स लिखवाऊंगा। So last doubt. नो, अब बाद में लिखो सारे पॉइंट्स। नेचर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलिब्रियम are regardless of the direction from which it is achieved. It can be achieved in both directions. At microscopic level, at equilibrium, there occur no change
in any sense because the opposing reactions takes place with equal tendency. A catalyst can only change time to attain equilibrium. It does not change state of equilibrium. It can alter speed of forward and backward reaction, but affect the rate of both forward and backward reaction by equal factor. At equilibrium, any observable property like temperature, pressure, concentration, color, or any other observable becomes constant with time. At equilibrium, delta G becomes 0 for the system. By changing pressure, temperature, volume, or by many means, many ways, equilibrium can be disturbed. Seventh point. Once equilibrium gets disturbed, system naturally re-establish equilibrium spontaneously. सर वो 5th पॉइंट में डेल्टा के आगे क्या लिखा आपने? डेल्टा जी, डेल्टा कैपिटल जी। सर उसका मतलब क्या है कैपिटल जी का? अभी तो मैंने कुछ भी नहीं समझाया, अभी तो मैंने बस का कॉपी पेस्ट करो। ये भी मुझे लगता है पहली बार मैंने बोर्ड भरा है इतना सिस्टमेटिकली। यस सर।
हाँ सर। सर जस्ट पहले कॉपी पेस्ट करो, फिर मैं हर पॉइंट को वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूं। इस चैप्टर में अभी तक आपने जितना पढ़ा, जितनी थ्योरी पढ़ी है, कोई एग्जाम में नहीं आने वाली, ये सिर्फ स्कूल एग्जाम के लिए। इस चैप्टर से जब भी जेई मेंस या एडवांस में क्वेश्चन आता है, वो न्यूमेरिकल बेस्ड आता है। नोटेड? एक बार लिख लो तो मुझे बता दिया करो। यस सर, नोटेड। नोटेड सर 1 मिनट। सबसे पहले वो स्टूडेंट अपना क्वेश्चन पूछेगा जिसको मैंने ये लिखने से पहले बोला था ना कि रुक जाओ, अभी मुझे लिखवाने दो। यस सर। वो पूछेगा। पूछो क्या था? सर जब हम लोग मिल्क में पानी मिलाते हैं तो वो तो होमोजेनियस होमोजेनियस इक्विलिब्रियम होगा, बट अगर हम पानी में दूध मिलाएंगे नहीं है वो। क्योंकि पहली बात तो एक चीज आप यहाँ पे पहले तो ये समझो, आप ना सोल्यूशन, इक्विलिब्रियम और सोल्यूशन वर्ड में कंफ्यूज हो रहे हो। जब मैं दूध और पानी को मिक्स कर रहा हूं ना, इक्विलिब्रियम कब आएगा ध्यान से समझना। मान लो मैंने दूध और पानी को मिक्स करना है, अगर कोई मुझे कहे इक्विलिब्रियम कब आएगा, मैंने पानी लिया, मान लो उसमें मैंने 2 चम्मच दूध के डाले, पर 2 चम्मच दूध के डालूंगा शायद वो मुझे इक्विलिब्रियम ना दिखे। ध्यान से देखना, मान लो मैंने एक बूंद दूध की डाली, बस एक बूंद। जैसे मैं एक बूंद दूध की पानी में डालूंगा, मुझे पहले जैसे ही दूध पानी के टॉप सरफेस को टच करेगी ना, हमें पहले वहां पर मिल्कीनेस दिखेगी। यस सर। धीरे 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 वो सारा दूध की जो मिल्कीनेस है वो पूरे पानी में यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगी। ऐसा ही होगा ना? यस सर। तब मैं बोलूंगा कि ये इक्विलिब्रियम आ गया। दूध की बूंद का पानी में जाना और पूरे पानी में यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाना, वो इक्विलिब्रियम है। ओके। अब उस इक्विलिब्रियम में क्यों यूनिफॉर्मली स्प्रेडिंग हुई? क्योंकि दूध पानी में घुल सकता है। यस सर। आप बोलोगे कि वो होमोजेनियस सॉल्यूशन तो है ही है, पर जिस समय दूध की ड्रॉप ने अपनी कंसंट्रेशन पूरे पानी में इक्वली कर ली, तब वो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम मिक्सचर था। तो साइड हो जाइए। अब अगर कोई ये कह दे सर दूध और पानी का मिक्सचर तो कोलॉइडल होता है, तो क्वेश्चन ये है कि मैं ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन की कैटेगरी तो डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं। वो तो बिल्कुल ही अलग चीज है, वो टॉपिक ही अलग है। सिंपल, अगर दूध को आपने पानी में मिला दिया और दूध पानी में घुला हुआ है, जब तक दूध पानी में घुला हुआ है, सिंपल ये होमोजेनियस सॉल्यूशन है। अब आप उसे होमोजेनियस सॉल्यूशन को होमोजेनियस इक्विलिब्रियम मिक्सचर बोलना चाहते हो, इसका मतलब आप उस टाइम की बात कर रहे हो जिस टाइम पर जो भी क्वांटिटी आपने दूध की डाली थी वो पानी में यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गई है। अब आपको ऐसा नहीं कभी दिख रहा पानी के ग्लास के टॉप पे दूध ज्यादा गाढ़ा गाढ़ा है और बॉटम पे दूध कम गाढ़ा गाढ़ा है, ऐसा तो कभी नहीं होता। यस ठीक है? यस सर, थैंक यू। चलो भाई, अब इन सारे पॉइंट्स को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला पॉइंट हमने पिछली क्लास में देख लिया था। पिछली क्लास में मैंने ये चीज बोली थी
कि अगर मेरी कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है ना, A प्लस बी गिव C प्लस डी, तो जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब आप स्टार्ट A और B से करोगे। अगर आप स्टार्ट C और D से भी करोगे, जीरो टाइम पे आपने बीकर में C और D लेके स्टार्ट किया, इक्विलिब्रियम तब भी आएगा। यानी कि अगर आप रिएक्टेंट A और B की तरफ से C और D बनवा रहे हो तब भी इक्विलिब्रियम आएगा। अगर आप C और D को जीरो टाइम से स्टार्ट करके A और B बनवा रहे हो, इक्विलिब्रियम तब भी आएगा। इक्विलिब्रियम को इससे मतलब नहीं कि आपने स्टार्ट कहां से किया। सो इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम ईदर डायरेक्शन। एट माइक्रोस्कोपिक लेवल देयर अकर नो चेंज इन एनी सेंस। अब वो ये क्या कह रहा है जो अभी मैं उस बच्चे को समझा रहा था। जब मैंने पानी के अंदर दूध की बूंद डाली, ये पानी के अंदर, चलो आपकी बार दूध हो गया बहुत, कलर की ड्रॉप डाली, तो पानी के अंदर जब मैं कलर की ड्रॉप डाल रहा हूं तो कलर की ड्रॉप पानी में धीरे धीरे फैल रही है। एक टाइम आया वो पानी की ड्रॉप ने वो कलर की ड्रॉप ने पानी में अपने आप को यूनिफॉर्मली स्प्रेड कर लिया। अब अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो आपको कहीं नहीं लगेगा कि वो कलर की ड्रॉप राइट से लेफ्ट में ज्यादा जा रही है और लेफ्ट से राइट में कम आ रही है, नहीं, क्योंकि अब वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गई। अब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके, एटॉमिक लेवल पे भी जाके अगर आप देखोगे तो हमें वहां पर किसी तरह का चेंज नजर नहीं आएगा। हमें ऐसा लगेगा चीजें रुक गई हैं, चीजें थम गई हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक कंटेनर है, इसमें एक लिक्विड है, लिक्विड, सिंपल कोई भी लिक्विड, और इस लिक्विड की नेचुरल टेंडेंसी है इवेपोरेट होने की। मान लो जीरो टाइम पे सिर्फ लिक्विड था, जैसे मैंने उसे क्लोज कंटेनर में रखा, बिगिनिंग में यहां पर कुछ वेपर्स बनने शुरू हो गए क्योंकि लिक्विड वेपराइज होना शुरू हो गया। तो बिगिनिंग में इस बीकर के अगर बाहर मैंने मैनोमीटर लगाया ना, तो मैनोमीटर में मुझे मरकरी का लेवल राइज होता दिखेगा राइट साइड में, क्योंकि जैसे वेपर्स बनते जाएंगे, वेपर्स जैसे जैसे बनेंगे, गैस का प्रेशर अंदर डेवलप होगा, वेपर्स का प्रेशर डेवलप होगा जो टाइम के साथ साथ बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब ये प्रेशर में, ये जो मरकरी के लेवल में चेंज आना बंद हो जाएगा, यानी कि जितना प्रेशर अंदर बनना था बन गया। क्योंकि बिगिनिंग में लिक्विड की वेपर में जाने की टेंडेंसी इसलिए ज्यादा थी क्योंकि लिक्विड जब गैस के साथ इक्विलिब्रियम में है, पर जीरो टाइम पर लिक्विड की तो कुछ मात्रा है, गैस तो जीरो है इस कंटेनर में, पर टाइम के साथ साथ लिक्विड अपनी मात्रा घटाएगा, गैस अपनी मात्रा बढ़ाएगी। तो जब इक्विलिब्रियम आएगा, अगर ये घट के कुछ एक्स अमाउंट से घट गया, ये कुछ एक्स अमाउंट से बढ़ गया, तो जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तब गैस की भी उतनी ही टेंडेंसी लिक्विड फॉर्म में आने की होगी जितनी टेंडेंसी लिक्विड की गैस फॉर्म में जाने की। क्योंकि जब इक्विलिब्रियम आएगा, ऑपोजिट दो डायरेक्शन में रिएक्शन की रेट बराबर होगी। यहां दो डायरेक्शन कौन सी है? लिक्विड से गैस में जाना रेट ऑफ इवेपोरेशन, और वेपर से लिक्विड में आना रेट ऑफ कंडेंसेशन। बिगिनिंग में क्या था? गैस थी नहीं, तो कंडेंस करके लिक्विड में आता कौन? कोई नहीं, तो सिर्फ लिक्विड से गैस में वेपराइजेशन हो रही थी बस, इसलिए प्रेशर बढ़ता दिखा। पर जिस समय अंदर गैस की एक सर्टेन क्वांटिटी बन गई, इतनी क्वांटिटी बन गई कि गैस की टेंडेंसी लिक्विड में आने की उतनी ही हो गई जितनी की लिक्विड की गैस फॉर्म में जाने की है। अब ये मरकरी का लेवल राइज होना बंद हो जाएगा। उस समय मैं बोलूंगा कि इक्विलिब्रियम आ गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया पूरे सिस्टम का। अब बाहर से बैठा मैं तो यही कहूंगा ना, यहाँ पे प्रेशर कोई चेंज ही नहीं हो रहा, मैं कहूंगा अंदर ना जो भी हो रहा था वो होना बंद हो गया, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कुछ नहीं हो रहा। सो व्हाट दिस सेड कि एट माइक्रोस्कोपिक लेवल एट इक्विलिब्रियम देयर इज नो चेंज। अब किसी तरह का चेंज नहीं आ रहा यहाँ पे। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि दो अपोजिंग रिएक्शन, कौन सी अपोजिंग रिएक्शन? इवेपोरेट होने की टेंडेंसी और कंडेंस होने की टेंडेंसी।
वेपर्स की कंडेंस होने की टेंडेंसी और लिक्विड की वेपर में जाने की टेंडेंसी, दोनों अपोजिंग टेंडेंसीज आपस में बराबर हो चुके हैं, विद इक्वल टेंडेंसी हो रही दोनों रिएक्शन। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? सर यस सर वो मैक्रोस्कोपिक नहीं होगा कि माइक्रोस्कोपिक? यस सर, मैक्रोस्कोपिक होना चाहिए ना वो। लेवल पे तो चेंज हो। एक मिनट, जब मैं माइक्रोस्कोपिक लिख रहा हूं ना, बेसिकली मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि भाई ओवरऑल जब हम पूरे सिस्टम का यहां पर जब आप प्रेशर देख रहे हो, हमने नो डाउट एवरेज प्रेशर बताते गैस के मॉलिक्यूल का, पर वो एवरेज प्रेशर कॉरेस्पॉन्डिंग टू वो एवरेज किया किसका है? whatever the force exerted by different molecule at different location। माइक्रोस्कोपिक लेवल कहने का मतलब ये कि आपने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लेवल पे भी अगर आप जाके देखोगे तो उस वक्त ओवरऑल सिस्टम में हमें ऐसा दिखेगा कि कुछ नहीं हो रहा। माइक्रोस्कोपिक लेवल को आप ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो ये सिस्टम का पूरा बड़ा पार्ट है, आप सिस्टम को यहां पर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो, तो आप ये भी कह सकते हो डिफरेंट रीजन्स में गैस की कंसंट्रेशन बराबर है। आप पूरे सिस्टम को छोटे छोटे टुकड़ों में अगर बांट के स्टडी करो, इस लोकेशन में सिस्टम की कंपोजिशन, गैस की जो कंसंट्रेशन है जो इस रीजन में होगी वही इस रीजन में है, वही इस रीजन में है। आप इस तरीके से माइक्रोस्कोपिक लेवल समझो। इज दैट क्लियर आर्यन? यस सर। So we want to say at microscopic level that within the system at different points at any location system will look like identical। Is that point clear to everybody बच्चों? बट सर लेकिन बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिएक्शन तो फिर भी हो रही होगी ना? हो रही है, मैं आ रहा हूं उस पॉइंट पे। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इक्विलिब्रियम पे लिक्विड का वेपर में जाना बंद हो गया, नहीं कहा मैंने। जब मैं ये बोल रहा हूं ना कि लिक्विड की वेपर में जाने की टेंडेंसी उतनी ही है जितनी वेपर्स की लिक्विड में आने की है, तो मैं ये कहीं नहीं कह रहा कि फॉरवर्ड रिएक्शन होनी बंद होगी, बैकवर्ड रिएक्शन होनी बंद होगी। रेट सेम। आप ये कैसे भूल सकते हो? जब मैंने ग्राफ बोले थे रेट वाले, मैंने इन सबको बराबर एक पॉइंट पे लाके रेट की वैल्यू 0 थोड़ा ना बोली थी। यस सर। मैंने कहीं ये थोड़ा ना कहा कि यहां 0 पे जाके आ गए बराबर। So the rate at which molecules are leaving the liquid and entering into the gas form, the rate at which gas molecules are coming into the liquid form, they has become equal। Yes sir। इसलिए डिफरेंट रीजन में मुझे सिस्टम की कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं नजर आएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा था कि मैंने पानी में यहां इंक की ड्रॉप घोल दी, पूरी इंक मान लो ये कलर हो चुके, कलर्ड पानी। जब ये इंक ने यूनिफॉर्म स्प्रेडिंग कर ली, इस रीजन में अगर आप इंक की कंसंट्रेशन देखोगे या इस रीजन में देखोगे, ऐसा नहीं आपको दिखेगा यहां इंक की कंसंट्रेशन ज्यादा और यहां कम। सो दैट मीन्स हम माइक्रो लेवल पे जाके भी अगर देखें तो हमें किसी तरह का चेंज आना नहीं दिखेगा। अब वो चेंज आना दिखना बंद हो गया, पर रियलिटी में कोई चेंज जो प्रोसेस है, प्रोसेस नहीं हो रही। मतलब प्रोसेस तो हो रही है, बट देयर इज नो नेट result of that process। net outcome of the process is 0। सर अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल में भी नहीं पता चला तो सर ये इक्विलिब्रियम का कांसेप्ट कैसे पता चला कि रेट मतलब रेट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन? आप अभी तक आप इक्विलिब्रियम को बहुत इजी वाला लैंग्वेज में पढ़ रहे हो। इक्विलिब्रियम की जो रियल डेफिनेशन है ना, वो आपको थर्मोडायनेमिक्स में समझ आएगी। जब हम थर्मोडायनेमिक्स को इसके साथ मिक्स करते हैं तो आपके सवाल का बहुत अच्छा आंसर आता है कि हमें कैसे पता लगा कि ऐसा हो रहा है। और जब आप इवन एडवांस्ड लेवल में स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में जाते हो, तब इक्विलिब्रियम के और नई चीजें पता लगती हैं। इस वक्त जिस लेवल पे आप हो, हम जो ये बता रहे हैं ना, ये रिजल्ट्स बता रहे हैं कुछ चीजों का, उन रिजल्ट्स के पीछे के लॉजिक वो अपने आप में किसी डेरिवेशन का आउटकम है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि ये जितना भी है ना, ये सिर्फ स्कूल एग्जाम्स के लिए हम कर रहे हैं। बट अगर आपने ये कहा ना कि हमें कैसे पता लगा कि यहाँ पर डिफरेंट रीजन में कंसंट्रेशन जो है या डिफरेंट रीजन में डिफरेंट है या सेम है, अगर कहीं भी इधर कंसंट्रेशन ज्यादा होती ना और इधर कम होती तो फिर डिफ्यूजन होना शुरू हो जाता मॉलिक्यूल्स का। और अगर डिफ्यूजन एक डायरेक्शन में होगा तो आप कभी नहीं कह सकते कि आपके वेरिएबल आपको कांस्टेंट वैल्यू दे रहे होंगे। आपके वेरिएबल उस वक्त कुछ ना कुछ चेंज दिखा रहे होंगे, उस वक्त ये लेवल स्टैटिक नहीं हुआ होगा। इज दैट क्लियर?
सर यू गॉट दिस? अगर हम एटम लेवल पे जाके देखें तो वहाँ पे बॉन्डिंग बन रही होगी, टूट रही होगी। बिल्कुल, बॉन्ड बन भी रहे हैं, टूट भी रहे हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलूं, कैटलिस्ट। मान लो कोई ये कह दे कि ये रिएक्शन है रिवर्सिबल, A + B गिव C + D। अगर इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम अचीव करना है तो ये कंडीशन तो कंपलसरी है। इक्विलिब्रियम उस पल आएगा, उस मोमेंट पे आएगा जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बराबर हो। पर इक्विलिब्रियम आने में टाइम कितना ज्यादा लगेगा या कितना कम लगेगा, उस टाइम को आप कैटालिस्ट से चेंज कर सकते हो। अगर मान लो इक्विलिब्रियम जिस समय आ रहा है, सपोज जिस समय इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आया, ए की मोलैरिटी हो चुकी थी 2 मोलर, इसकी 3 मोलर, इसकी 1 मोलर, इसकी 4 मोलर। मान लो कुछ ऐसा है कि जिस समय इक्विलिब्रियम आया, मिक्सचर में ए बी सी डी इतने इतने हैं। अगर मान लो कोई ये कह दे कि मैंने सेम इक्विलिब्रियम अचीव करना है, पर मैंने अब मिक्सचर में ए बी सी डी के साथ इनिशियली कैटलिस्ट भी डाल दिया। ये किसी के टक टक की आवाजें आ रही हैं, प्लीज कंट्रोल। कैटलिस्ट डालने से क्या फर्क पड़ेगा? फॉरवर्ड रिएक्शन अगर स्पीड बढ़ गई ना, मान लो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड दुगनी हो गई, तो बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड भी दुगनी हो जाएगी। जिस फैक्टर से कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ाएगा, उसी फैक्टर से कैटलिस्ट बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड बढ़ाएगा। इसलिए जब कैटलिस्ट डालने के बाद अगर आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखोगे, इक्विलिब्रियम तभी होगा जब ये नंबर उतने ही होंगे। बस इस स्टेज तक आने के लिए कैटलिस्ट ने टाइम घटा दिया, मतलब जितने टाइम में इक्विलिब्रियम आया वो शॉर्ट कर दिया। पर इक्विलिब्रियम जब आएगा तो रिएक्शन में कैटलिस्ट डाला हो या ना डाला हो, उससे इनके रिएक्टेंट की मोलैरिटी, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम पे है, उसको कोई असर नहीं पड़ता। अगर यहां पर इक्विलिब्रियम, सपोज यहां इक्विलिब्रियम आया और इस वक्त यहां का प्रेशर मैंने रिकॉर्ड किया और ये प्रेशर है 2 atm। अगर मैंने यहां कैटलिस्ट डाल दिया होता तो इक्विलिब्रियम जल्दी आता, बस। यानी कि जो इक्विलिब्रियम 2 atm प्रेशर आने पर 2 घंटे ले रहा था या 4 घंटे ले रहा था, अब भी नया इक्विलिब्रियम है वो 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर ही आएगा, पर उसको समय आधा घंटा लगेगा। यानी कि इक्विलिब्रियम रिएक्शन की स्पीड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में और बैकवर्ड डायरेक्शन में बराबर फैक्टर से अफेक्ट करता है। पर इक्विलिब्रियम के समय पर जो इनकी मात्रा है वो डिसाइड करने में कैटलिस्ट का कोई लेना देना नहीं है। जिस समय इक्विलिब्रियम पर पूरे सिस्टम का प्रेशर अगर यहां 2 atm है, तो कैटलिस्ट डालने पर या ना डालने से अब भी इस मिक्सचर में जब इक्विलिब्रियम आएगा तो प्रेशर 2 atm ही होगा। अगर इस वक्त इक्विलिब्रियम आने पर बिना कैटलिस्ट के इस सिस्टम के अंदर का टेम्परेचर मान लो 300 केल्विन है, तो इक्वल कैटलिस्ट डालने के बाद अगर आप बोलो अब इक्विलिब्रियम जल्दी आ गया, तो अब टेम्परेचर भी जिस टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम आया वो टेम्परेचर जल्दी अटेन हो गया। You got this point or not? Third point. Yes, sir. Yes, sir. So catalyst, हाँ सर कैटलिस्ट खुद रिएक्ट नहीं करेगा किसी के साथ? करता है, लेकिन उसका मैकेनिज्म आप काइनेटिक्स में देखो वो करता क्या है। एक स्टेप में रिएक्शन में हिस्सा लेता है, अगले स्टेप में से रिएक्शन में से बाहर आ जाता है, और कुछ नहीं करता कैटलिस्ट इसके अलावा। कैटलिस्ट बस रिएक्टेंट्स को कोलाइड करने के टाइम पर एक मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है, उसको घटा देता है। पर ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कैसे घटती है, ये सब आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे। बस आप इतनी चीज समझ सकते हो इस वक्त कि कैटलिस्ट डालने से इक्विलिब्रियम आने का टाइम घट जाएगा। अगर वो फॉरवर्ड रिएक्शन को बढ़ा रहा है, स्पीड बढ़ा रहा है, तो वो बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ा रहा है। पर अगर उसने फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ाई है, तो बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड को भी 3 गुना ही बढ़ाएगा। Is that clear? Yes, sir. पहले वो गर्ल स्टूडेंट जिससे मेरी बात हो रही थी। Yes, sir. ओके, हाँ आप बोलो बेटा। सर एक्चुअली अभी 6:15 से ज्यादा अगर हमारा 6:30 बजे से 9 बजे तक क्लास है फिजिक्स का, तो सर थोड़ा वेट जस्ट मैं 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। 4th पॉइंट, जब इक्विलिब्रियम आएगा, सिस्टम के अंदर जो भी प्रेशर आ चुका है या जो भी कंसंट्रेशन बन चुके हैं,
या जितना भी टेम्परेचर सिस्टम के अंदर है वो सब कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी जो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही थी वो प्रॉपर्टी टाइम के साथ साथ चेंज होनी बंद हो जाएगी। अगर इनिशियली आपको यहां पर प्रेशर बढ़ता दिख रहा था, इक्विलिब्रियम आने के बाद प्रेशर में चेंज आने बंद हो जाएंगे। अगर पानी में आपने इंक की ड्रॉप डाल के कलर के चेंजेस देख रहे थे, वो कलर के चेंज आने बंद हो जाएंगे। किसी भी तरह का चेंज जो बिगिनिंग में आपको दिख रहा था, इक्विलिब्रियम आने के बाद उस तरह का कोई भी चेंज आना आपको नहीं दिखेगा। मतलब चेंजेस विल नॉट बी देयर इन एनी वेरिएबल प्रॉपर्टी which were changing before the equilibrium was achieved. इसके अलावा ये जो फिफ्थ पॉइंट ये अभी आप नहीं समझ सकते। ये आप तब समझोगे जब मैं इस चैप्टर को ऑलमोस्ट 3-4 लेक्चर के बाद लेके जाऊंगा। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए लिखा है, इसलिए इस पॉइंट को पेंडिंग डाउट मान लेना अभी भी। ये पॉइंट बहुत इजी है। इसमें सिर्फ इतना बताया कि आप किसी भी तरीके से एक बार कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई, एक बार कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ गया, तो आप उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर सकते हो। किस तरीके से? किसी भी तरीके से, चाहे उसमें प्रेशर चेंज कर दिया, चाहे आपने उसके अंदर केमिकल कंपोजिशन बदल दी, चाहे आपने उसको ठंडा गर्म कर दिया। सो किसी भी फिजिकल मेथड के माध्यम से आप रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम अचीव कर चुकी है, आप उसका इक्विलिब्रियम बदल सकते हैं, पर उसका रिजल्ट क्या होगा? कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम फिर से आएगा। नेचुरली हर रिएक्शन की, हर सिस्टम की इक्विलिब्रियम पे आने की टेंडेंसी डेफिनेटली। एक बार किसी रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे आपने आ गई, अपने आप आ गई इक्विलिब्रियम पे, आपने उसमें चम्मच मार के इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया, कुछ टाइम बाद देखोगे रिएक्शन फिर से इक्विलिब्रियम अटेन करेगी। सो एवरी रिएक्शन, एवरी सिस्टम once achieves equilibrium and you disturb that equilibrium by anything, by changing anything you create disturbance. कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम रीएस्टेब्लिश होगा। फॉर एग्जांपल, आप पानी, शांत पानी है, उसमें पत्थर मारा, शांत पानी जब तक था इक्विलिब्रियम था। जैसे पत्थर मारा, पानी में रिपल्स बने, पर रिपल्स बनने के बाद भी क्या, कुछ देर बाद पानी फिर से शांत हो गया। सो दिस इज द लास्ट पॉइंट का जो मीनिंग देख रहे हैं। आई होप ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे एक्सेप्ट फिफ्थ पॉइंट। यस सर। Before I finally close the meeting, किसी को कुछ पूछना मेरे से? Okay, so I'm going to end up the meeting. फिर आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो ही चुका है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।